नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, कमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। सभी सोच रहे होंगे कि गायत्री मैम आपने जियो पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तमिलनाडु वे सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर कर रही हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल का जो इम्पोर्टेंस है वो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स समझ रहे हैं कि उसकी क्या महत्वता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए आर एस एन सिंह सर, इसी मुद्दे पे इलाबोरेट करने के लिए। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने बहुत पहले एक किताब में अपने चैप्टर लिखा था, वो आर्टिकल के रूप में भी पब्लिश हुआ था, द इस्लामिक कैलिफेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय जो शेख हसीना थी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, वो भारत के हित में ज्यादा काम कर रही थी, बल्कि अगर उनकी तुलना करें ममता बनर्जी से, तो ये हकीकत थी। तो अभी आपको तो मालूम है किस तरह से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ अलाइन रही है, वो आई है। और यहाँ पर अगर उसी प्रकार की सत्ता अगर कायम रहती, जो कि ममता बनर्जी की अगर कायम रहती है, तो आप समझ जाइए कि इसका हमारे सुरक्षा पे क्या इसका असर पड़ेगा। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1-2 सालों में, जब से ये वहां पे मोहम्मद यूनिस आया, तो उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से वहां पे जो एक एंटी इंडिया मुहिम चला। और वो एंटी इंडिया मुहिम जो चला, जिसमें जमायते इस्लामी वहां का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, आज भी वहां पर वो अपोजिशन पार्टी का एक हिस्सा है। तो उसने एक नया नैरेटिव, एंटी इंडिया नैरेटिव शुरू किया। चाइना में जाके उल्टे सीधे वक्तव्य देना, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैप को डिस्टॉर्टेड वे में दिखाना, हमारे यहाँ सेशनिज्म को बढ़ावा देना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके हमको धमकी देना। तो ये एक मुझे, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से आप देख रहे हो, मणिपुर में आग लगी हुई है, जो चर्च का वहां पे रोल है, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की जो कवायद है, एक जो वहां पे बाहर की ताकतों के एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को मैरीटाइम फुटहोल्ड देने की बात है सेंट मार्टिन आइलैंड्स के द्वारा। वहां पर जो चाइना का जो इंग्रेस है, जो वहां पर बेल्ट चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, तो कुल मिला के आप देखिए वहां पे कि दैट हैज एमर्ज्ड, मैं उसको कहता हूं द फोर्थ फ्रंट। और ये नहीं है कि ये फोर्थ फ्रंट जो है इसका आ, ये इसकी इसकी चिंता सरकार को नहीं। तभी तो उन्होंने एक एक्स होम सेक्रेटरी को मणिपुर का गवर्नर बनाया है, मिजोरम में एक एक्स आर्मी चीफ का को गवर्नर बनाया है, बिकॉज दैट एरिया हैज बिकम वेरी सेंसिटिव। और सेंसिटिव इसलिए कि वो पूरा रीजन जो अगर आप देखें, ये जो फोर्थ फोर्थ फ्रंट का रीजन है, जिसमें बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार, चाइना एंड एनकम्पासिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल। और यहां पर आपकी एक महिला है जिनका जो पोजीशनिंग जो रहा है वो हमेशा केंद्र सरकार से अलग रहा है सुरक्षा मामलों में। अभी उनको फटकार लगाई है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कि भाई, ये आप बॉर्डर फेंसिंग को जल्दी करें। और आपने देखा होगा कि ये ममता बनर्जी ने हमेशा ये बॉर्डर फेंसिंग को लेके एक एडवर्सेरियल एटीट्यूड इन्होंने वो किया। यही नहीं, इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां पे मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस है, बीएसएफ है, उसको उसको जलील कैसे किया जाए। आपको मालूम है कि बीएसएफ के सर्च के पावर्स 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी गए, उसके ये खिलाफ, उनके हर चीज के खिलाफ।
तो ऐसे में आप बताइए कि एक देश अ, यानी कि बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं, जो कि हम हमसे 4100 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, उसमें से आधा वेस्ट बंगाल के साथ, 2216 किलोमीटर। उसमें अगर ऐसी कोई सरकार बनी रहे जो कि बिल्कुल मतलब डिसोनेंस में हो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से, नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, वो सरकार क्या मतलब अगर रहेगी तो आप समझ सकते हो उसका क्या नुकसान होगा। और नुकसान तो हो ही रहा है, वो देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है कि अभी पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बहुत पहले से, पाकिस्तान ने भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसने हमेशा से एक बेस के रूप में बांग्लादेश को इस्तेमाल किया है। और उसमें आपका ममता बनर्जी ने उसको वेस्ट बंगाल की तरफ और एक्सटेंड करने का मौका दे दिया। दूसरी बात है मैडम कि आप बताइए कि मैं ये पूछता हूं, ये क्या ये बंगला ये और जय बांग्ला जो बोल रहे, कहाँ इनका जय बांग्ला कहाँ तक जाता है? मुजीबुर रहमान ने भी जय बांग्ला का आह्वान दिया था ना। तो अगर जय बांग्ला का आह्वान दिया था तो दे शुड हैव मर्ज विथ इंडिया। और बाकी रही बात कि अगर ये कोई सोचता है कि वहां के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और वेस्ट बंगाल के मुसलमान में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है मैडम। वही कुरान, वही नैरेटिव, वही सब कुछ, वही वही जमायते इस्लामी, वही सब कुछ यही है। तो ये सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी एक पाकिस्तान ने कहा हाँ था जी कि इस बार, पाकिस्तान ने कहा था कि इस बार जो अटैक आएगा वो पूर्वोत्तर से हम्म, आएगा, नॉर्थ ईस्ट। इशारा किसकी तरफ था? इशारा वेस्ट बंगाल की तरफ था। दूसरा, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश, बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन सी पार्टी जीती है बांग्लादेश की साइड से? जमाते इस्लामी, द रेडिकलाइज, अल्ट्रा बिल्कुल रेडिकलाइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप उस लिहाज से देखें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो जितने बॉर्डर एरियाज है उसमें जमायते इस्लामी की वो हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, मैं बात कर रहा था कि अ, क्या एक ऐसे सरकार के नीचे आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप रख सकते हैं? और मेरी अपनी माने, अगर मेरी राय आप अगर अगर कोई जानने की आप कोशिश आप जाने, तो ये एरिया जो है, कुछ एरिया जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पूरा बॉर्डर एरिया है, ये इनको यूनियन टेरिटरी में घोषित कर देना चाहिए। The politics of the state cannot be allowed to impinge on national security where the border is about 2000 kilometers long. और जहां पे जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके लिए तो ये बॉर्डर इंसिडेंटल है। मैंने कहा ना, वही मदरसे, वही वो, वही कुरान, वही शरीयत, वही उम्मा, वही वो सब कुछ तो वही है, वही जमायते इस्लामी। तो फिर आपने ये बताइए कि आपने कैसे कोई आइडियोलॉजिकल बफर कैसे बनाया है इसको? एक पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल शुड हैव बीन एन आइडियोलॉजिकल बफर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। आप जो मर्जी कह लीजिए मैडम, बांग्लादेश को बेसिकली इट इज पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं ना कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी जो है वो उधर के पाकिस्तान में भी है। ये भी ईस्ट पाकिस्तान था, और ये जो बच गया यहाँ पे वो भी अंदर में आपके, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इसी से मुझे याद आ गया कि देखिए, लोग थोड़ा याद कर ले कि ये मुस्लिम लीग ये कैसे फॉर्म हुई थी ये? 30 दिसंबर, ढाका, 30 दिसंबर 1906 ढाका में। कहा इसकी घोषणा हुई थी? एक मोहम्मदन
एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था और उस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान, नवाब मोहसिन मुल्क, ठीक है, फिर एक शिमला डिक्लेरेशन हुआ 1906 में। ये मुस्लिम लीडर्स जो है ये जाके लॉर्ड मिंटो को मिले और कहे भाई कि हम एक मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं और मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम के राइट को प्रोटेक्ट करेगी और उसके ऑब्जेक्टिव में ये भी है, दे विल फॉस्टर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है, एंड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन। ये सब बंगाली थे, बंगाली मुसलमान थे मैडम। और आपके दर्शकों को एक और मैं बात बता दूं कि देखिए, आप जाएंगे अगर सेलुलर जेल में अंडमन्स में, तो आप देखेंगे वहां पे 1909 टू 1938 इसके बीच में करीब 585 पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज जो थे वहां पर कैद हुए थे। उसमें से 398 वो यानी कि 68% वेर बंगालीज। और कुछ नाम आपको मैं बताता हूं, बरिंदर घोष, उलास्कर दत्ता, सुशील दास गुप्ता, हरे कृष्ण कुनार, सुबोध रॉय, सत्य चक्रवर्ती, ज्योतिष मौजूमदार, इत्यादि इत्यादि। बट डू यू नो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स? लेस देन 1%। लेस देन 1%। और उसी के कारण आपने देखा ये जो 1906 में जो मुस्लिम लीग किए हैं, तो इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है टू फॉस्टर लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और बहुत लोग इसको ये कह रहे हैं भाई कि ये तो अभी जो चुनाव हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू डायरेक्ट एक्शन डे। वो दूसरी बात है कि खून खराबा नहीं हुआ जो 1946 में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे से कंपेयर कर रहे हैं, बताइए। हाँ, लोग कह रहे हैं कि और नहीं, मैं मतलब इसके इसके मैं एक थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा। ये जो सिक्लिकल जो इसका इतिहास चला है वेस्ट बंगाल का, तो आप देखिए कि ये जो जब डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ था वहां पर, तो उस समय भी आपके जो हिंदू या कम्युनिस्ट लीडर्स थे, उसमें आपके जैसे ज्योति बासु, ठीक है, अ, ये सारे बैठे हुए थे। बाद में ये मुख्यमंत्री बन गए। डायरेक्ट एक्शन डे तो आपको मालूम है कि किस तरह का कत्लेआम हुआ था। और कम्युनिस्ट की बात आप करेंगे तो एक मोहम्मद इस्माइल जो वहां के ट्राम वर्कर्स एसोसिएशन यूनियन का जो प्रेसिडेंट था, उसने वहां के कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में उसने आह्वान दिया था, सपोर्ट किया था डायरेक्ट एक्शन डे का। स्वाधीनता जो कम्युनिस्ट पार्टी का बंगाली माउथ पीस था, उसने डायरेक्ट एक्शन डे को सपोर्ट किया था। उसके बाद से ये आपके जो एक भवानी सेन थे, उन्होंने जो कम्युनिस्ट लीडर थे पीसी जोशी को लिखा कि देखिए मुस्लिम लीग वाले क्या कर रहे हैं। कहते नहीं, कोई कोई ऐसी मत कार्रवाई करो जिससे हमारे मुस्लिम हिंदू भाई जो है वो सॉरी मुस्लिम भाई जो है वो चिढ़ जाए। तो ये जो आपको देखने में मिला डायरेक्ट एक्शन डे उस समय का बाय मुस्लिम लीग, उसमें और आज का जो चुनाव जिसको लोग सम पीपल आर टाउटिंग इट इज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय हिंदूज, There is no अ comparison, sir. पीसफुल बैलेट। एक मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे उस समय
उस समय जैसे ये लोग थे कुछ हिंदू जो ये कम्युनिस्ट के गार्ब में इनको सपोर्ट कर रहे थे, आज भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वैसे एलिमेंट्स को। इसमें तो कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। और उसके बाद से आप देखिए, मैं ट्राजेक्ट्री की बात कर रहा हूं। आप देखिए कहां ये, हाउ दिस ट्राजेक्ट्री गॉट लॉस्ट आउट। 8 से 12th सेंचुरी तक वहां पर आपको मालूम है बौद्ध वो था, पाला डायनेस्टी में काफी दिन 500-600 साल वहां बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला था। और उसके बाद वो कर्नाटका बेस्ड जो सेना डायनेस्टी है उसने इस पे हमला किया, ठीक है ना, बंगाल पे। और उन्होंने फिर जो है वो हिंदुइज्म को उन्होंने पुनः स्थापित किया वहां पर। और बहुत मतलब दैट वाज द पीरियड ऑफ कल्चरल रेनेसां। बहुत सारे उस समय लिटरेचर लिखे गए, जयदेव जैसे पोइट, जैसे गीत गोविंद उस समय लिखा गया, ठीक है ना। और ये विजय सेना जैसे महान उसने राजा पैदा किए, ठीक है ना। ढाका की दक्षिणेश्वरी ढाकेश्वरी मंदिर जो है मैडम, वो सेना डायनेस्टी ने बनाया। और फिर क्या होता है, फिर बख्तियार खिलजी का हमला होता है। वही बख्तियार खिलजी जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा। और वही नहीं तोड़ा, उसके बाद और भी कई यूनिवर्सिटीज जो ये बंगाल सब एरिया में है वहां पर भी इन्होंने तोड़ा। और उसके बाद से मतलब ये आप देखिए ये इस्लाम का दौर आता है। और इस्लामाइजेशन के बाद ऐसे एक समय आ गया कि अगर वेस्ट बंगाल और इसका नक्शा देखें आप ध्यान से, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का, तो ऐसा लगता है कि दोनों की जो गर्दन है ना वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। दिस इज व्हाट फोर्सेस ऑफ रिलीजन कैन डू। रिलीजन छोड़िए, दिस इज व्हाट मतलब फोर्सेस ऑफ मजहब कैन डू, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये पीरियड चलता रहा, फिर अंग्रेज आए तो थोड़ी सांस मिली, ठीक है। और उस पीरियड में आप देखोगे जो आइकॉन्स जो थे टुवर्ड्स एंड ऑफ 19th सेंचुरी, आपके जो आइकॉन्स थे वो लोग कौन थे? विवेकानंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी, वंदे मातरम। विवेकानंद केम एट अ टाइम जबकि हिंदू अपने आप को इतना एक मिनट, वो अपने आप को इतना नीचा, उसको इस तरीके से उसको उसके सेल्फ इमेज को इस तरह से मतलब प्रहार हुआ था। उसी समय ये कॉन्सेप्ट आया था मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो ये मस्कुलर क्रिश्चियनिटी में था भाई कि ये बॉक्सिंग और स्विमिंग और ये और वो। और तभी आप देखोगे उसी समय ये YMCA की स्थापना हुई थी जगह जगह पे। एंड दैट इज द टाइम जबकि हिंदू डिस्कोर्स वाज एट इट्स लोएस्ट एब। उस समय स्वामी विवेकानंद ने आके एक तूफान की तरह एक रिवाइवलिज्म उन्होंने किया। एंड व्हेन स्वामी विवेकानंद वाज देयर, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि जो हमारी कुछ कुरीतियां हैं, हम में जो कमियां हैं, उसको भी उन्होंने उजागर किया जाके फॉरेन सॉइल पे। लेकिन हमारा सनातन इतना महान है कि जब वो वापस आए तो किसी लिए नोबडी हेल्ड दैट अगेंस्ट हिम। ये चीज वहां इस्लाम में नहीं हुआ। और तभी ये ईस्ट पाकिस्तान बना। इनफैक्ट ये पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा अगर किसी को किसी का रोल है तो वो है ये बंगाली लीडर्स का। तो आप देखिए कि उसके बाद से क्या होता है कि जब ये बंकिम चंद्र चैटर्जी का वो एक तरह से सेंट रेवोल्यूशन का वो किताब जो आनंद मठ जो है संतों का एक 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 क्रांति,
वहां से ये सब शुरू होता है। फिर सुभाष चंद्र बोस का आए नहीं, ये सारा कुछ ये होता है। लेकिन जब ये पीरियड था, ये जब रेवोल्यूशनरी बंगाल में एक से एक इंटेलेक्चुअल्स, एक से एक मतलब इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरी, लाइक अरबिंदो घोष, लाइक बरन घोष, ये सारे लोग, उधर महाराष्ट्र में लोकमान्य, और फिर गांधी का आगमन होता है। और गांधी का जब ये आगमन होता है, सो ही deliberately sideline, मतलब ही as a plan, a well thought out plan, उन्होंने उसको इनको साइडलाइन कर दिया है, जितने रेवोल्यूशनरी थे, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज, टू द एक्सटेंट कि जो उनकी फांसी की सजा होती थी रेवोल्यूशनरीज को, ये आदमी के दिल पे कुछ नहीं गुजरता था। तो वो पीरियड आया, और वो पीरियड, क्योंकि ये पूरे जो रिवोल्यूशनरीज थे उस समय, इस तरह से उनको क्रिमिनलाइज किया गया, उनको विलन बनाया गया कि मेनी ऑफ देम लैप्स्ड, दे लैप्स्ड इनटू कम्युनिज्म। और फिर आपको तो मालूम है कि कम्युनिज्म में कुछ लोग लंदन जाते थे उल्टे, अच्छा ये सोवियत यूनियन नहीं जाते थे, वो पहला वाला गया था सोवियत यूनियन। वो बाकी ये ज्योति बासु, आपने कभी सुना है कि मॉस्को जाता था? नहीं, वो हर 6 महीने 1 साल में एक बार तो लंदन जाता ही था। ये सब वहीं से ये उल्टा पुल्टा सीख के आए थे। सो दिस कंटिन्यूड टिल ममता टुक ओवर। वो बीच में वो कांग्रेस का आया था एक दौर, बट जो ज्योति बासु का वो 30-35 साल का जो राज था, सॉरी लेफ्टिस्ट का, वो देन ममता के। तो ये पूरा डिस्कोर्स जो था, ये मतलब ये साइडलाइनिंग ऑफ सनातन, अब्यूज ऑफ हिंदूज, उस पर ये बेस्ड था। और ये बंगाल में नहीं है तो सभी जगह देखा जा रहा है कि अगर हिंदू को कम्युनिस्ट बनना है तो उसको हिंदू या सनातन वैल्यूज को उसको भरपूर गाली देनी होगी, वो तभी हिंदू कहलाएगा, सॉरी कम्युनिस्ट कहलाएगा। जो मुस्लिम कम्युनिस्ट बन लेता है उसके लिए तो बहुत अच्छी है, वो तो अपना जिहाद कम्युनिस्ट की आड़ में वो चलाता रहेगा, वो गाने लिखते रहेगा। ठीक है, उर्दू में गाने लिखा, हम और आप गाते रहेंगे और फिर कहेंगे उर्दू मुसलमानों की भाषा है। सो दिस इज व्हाट इज दिस इज द ट्रैजेक्टरी। तो वहां से ये देखिए, ये कम्युनिस्ट का जाना, फिर ये, और मैं एक और बात बता देता हूं कि कोल्ड वॉर का जो फिनाले जो हुआ था, वो बैटल फील्ड्स ऑफ अफगानिस्तान में हुआ था। इट वाज कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम। दिस इज व्हाट एटलीस्ट पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है उसको, उन्होंने इसको लेबल किया था, कम्युनिज्म वर्सेस इस्लाम। और यहां पे ममता ने भी वही उसको इस्तेमाल किया। हाउ शी डिड इट? जब शेख हसीना का क्रैकडाउन शुरू हुआ, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश, वो बांग्ला भाई को आपको मालूम है 2004 में ही उसको हैंग कर दिया था। उसके बाद ये अब्दुल कादर मुल्ला, ये सब अल बदर ब्रिगेड के थे, ये और ये मोतीउर रहमान निजामी और कई लोगों को उसमें हैंग कर दिया उसने, जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिलके इन्होंने, ये जमायती इस्लामी के ब्रिगेड से अल बदर ब्रिगेड को हैंग कर दिया। जब वहां पर शेख हसीना ने क्रैकडाउन किया बांग्लादेश में, तो ये सब के सब वहां से भागे और भाग के यहां पर आए। ममता ने इनको यूज किया। वो नंदीग्राम का जो वायलेंस जो था, दैट स्केल ऑफ वायलेंस इटसेल्फ, इट वाज बियॉन्ड द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एट दैट टाइम। तो इसने उनको इस्तेमाल किया। जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश को फुटहोल्ड मिला यहां पे। बर्दवान ब्लास्ट जब हुआ था वहां वेस्ट बंगाल में, तो उससे काफी कुछ उजागर हुआ कि इनकी कितना इनका फैलाव है
अल कायदा का एक पूरा मतलब एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया वेस्ट बंगाल, और वहां से जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो ऑपरेटिव्स हैं, अहमदाबाद, मथुरा, बंगलुरु, ये कहां कहां तक ऑपरेट करते थे. दिस वॉज द रीच, एंड ऑल अंडर द पेटनेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. और फिर आप देखेंगे कि जितने ये ट्रेन जिहाद हुआ है, इवन अप टू केरला, अप टू कोझिकोडे इन केरला, उस सब में आपको कहीं ना कहीं ये बंगाल बेस्ड जिहादीज का आपको फुटप्रिंट मिलेगा. अगर ऐसी बात नहीं होती मैडम, तो ये बताइए कि ये पिछले इलेक्शन में वो पठान जो क्रिकेटर है, उसको गुजरात से उठा के यहां क्यों ले आती? यूसुफ पठान. ये तो बाहर सबको आउटसाइड, यूसुफ पठान को, ये सबको बाहर का बोलती है ना. अमित शाह बाहर का है, मोदी बाहर का है, सब बाहर का. यूसुफ पठान, यूसुफ पठान बंगाल का है. वो इसलिए क्योंकि वो लाएंगे, उसको ले आएंगे अहमदाबाद से, यहाँ के लोग खुश हो जाएंगे कि वो क्रिकेटर नहीं, वो मुसलमान क्रिकेटर है. क्रिकेटर नहीं, वो जिहादी क्रिकेटर है. तो ये सबको ये करने के लिए इसने यहाँ पर कम्युनिस्टों को डिफीट करने के लिए इसने इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म का यहाँ भी खेला, और बाद में जो इस्लामिस्ट थे इस पर हावी होते चले गए, और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई. सो वायलेंस में आप ऑप इंडिया का एक आर्टिकल था 2024 का, उसमें मैंने शो भी किया था. ममता बनर्जी की टीम मेरे पीछे पड़ गई थी, इसलिए मैंने वेस्ट बंगाल की कवरेज बाद में बीच में रोक दी थी. सीएपीएफ के अंदर जो सर स्टेट्स में सीएपीएफ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से एक जगह होता है, स्टेट वाइज बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होती हैं. जो उनका क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट्स मतलब उनका जो वो होता है, इंडक्शन होता है. सीएपीएफ के अंदर जो वेस्ट बंगाल से सीएपीएफ की पुलिस फोर्स, हाँ रिक्रूटमेंट, सॉरी दैट वाज द राइट वर्ड, रिक्रूटमेंट हो रही थी, उसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग भर्ती हो रहे थे. वेस्ट बंगाल पुलिस के अंदर बांग्लादेशी लोग आ रहे थे, एंड सो मच सो कि एक रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि आईएसआई के लोग भी रिक्रूट हुए हैं. एंड देन इट वाज फ्लैग्ड बाय सम पर्सन टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज. पर वो उसके बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर मैंने शो भी किया था, हर्ष हर्ष करके उसको दबा दिया गया, निकाल दिया गया, पर 3 से 4 लोगों को फ्लैग किया गया था उस वक्त. दिस इज ऑन वन साइड, आईएसआई, जमात, ये वायलेंस वाला साइड है. सो जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है अंदर में, वो तो हिंदू जीनोसाइड है, प्रॉपर एंड प्योर. महिलाओं को कब्जा कर लो, महिलाओं बिल्कुल आप देखें ना, और उनके पेट से अपना बच्चा पैदा करो. दैट आपको ये बासिरहाट में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, ठीक है ना. जुलूस निकला, अजीब अजीब से फ्लैग्स, आर्यंस गो बैक के फ्लैग, ठीक है ना. और अब तुम आर्यंस, ये किस लिए कि सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट यूएस ने डेजिग्नेट किया था, और मोदी साहब जा रहे थे, वो गए थे इजराइल. ये दोनों इवेंट को ये करके इन्होंने ये आर्यंस गो बैक. अच्छा, ये कोई स्पॉन्टेनियस तो हो नहीं सकता है, आप रातों रात तो ऐसे झंडे और आर्यंस गो बैक करना रहा तो आप इजाद कर नहीं सकते. और ये आपको काफी इलाकों में एक साथ हुआ. कहीं कहीं पर कॉम्युनल राइट्स ऐसे हुए कि जहां पे एक्सोडस, हिंदूज का एक्सोडस ट्रिगर किया गया. और मैं कह रहा हूं कि देर आर मेनी कश्मीर वैलीज दैट ममता क्रिएटेड विद इन वेस्ट बंगाल. छोटे छोटे
एक छोटे पैमाने पे, जिसकी कोई चर्चा वो करता नहीं है और वो होने नहीं देती थी। हम तो हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शहर हो जहां पे मुझे आमंत्रित ना किया गया हो, अपना जो भी है शेयर करने के लिए, अपना व्यूज शेयर करने के लिए या संबोधन के लिए। लेकिन 2-3 बार मुझे वहां से कांटेक्ट किया गया। कई बार, 1-2 बार तय हो गई कि इस तारीख को आना है, और लेकिन फिर ममता का खौफ इतना था कि मतलब हम लोग का कोई वहां पे सेमिनार, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि वो खौफ का स्तर क्या रहा होगा वहां पे। और देखिए क्या है कि मोनोपोली ओवर वायलेंस, पूरा स्टेट apparatus, जैसे कम्युनिस्टों का मोनोपोली था स्टेट apparatus, सिक्योरिटी apparatus पे, तो उसको ममता ने उस वायलेंस से तोड़ा। ठीक है। और फिर अपना मोनोपोली ओवर वायलेंस इसने क्रिएट किया, एंड दैट इज वाई जो अभी सेंटर ने वहां पर जो सिक्योर सुरक्षा की व्यवस्था की, इट ब्रोक दैट मोनोपोली ऑफ वायलेंस, and broke the monopoly of violence without even firing a single round. जी, ये और इलेक्शन इसलिए मेरा जी, अपना ये मानना है कि देखिए, ये जो आप नक्शा देखें, तो एक तो पहाड़ी इलाका है, ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सब एरिया कुछ बिहारी है। फिर थोड़ा नीचे चले आइएगा तो आप देखेंगे एक पतली सी वो एक नेक टाइप है, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, और उसके बाद मालदा। ये एक बड़ा, बहुत नैरो सा कॉरिडोर। मेरा अपना मानना है कि इस पूरे इलाके को यूनियन टेरिटरी घोषित कर देना चाहिए। इट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट। और कई लोगों का तो मतलब इसमें सच्चाई भी है कि कोई 15-20 किलोमीटर द बॉर्डर डेमोग्राफिकली हैज शिफ्टेड इनसाइड वेस्ट बंगाल। तो मैडम ये बताइए कि जो स्टेट आधी बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि 2,216 किलोमीटर आउट ऑफ 4,100 किलोमीटर, क्या एक उसको एक डेमोक्रेटिक उस पे उसका जो क्या मैं बताऊं, जो पॉलिटिकल बनावट है, उसको उसको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? टुडे आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द रिजल्ट। आप देख लीजिए रिजल्ट्स में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह से एग्जिट पोल देख रहा हूं, लेकिन हो सकता है ममता आ जाए, नहीं आए। ममता आज चली जाएगी, हो सकता है 20 साल बाद कोई और ममता आ जाए। बट इसका एक ज्योग्राफिकल सोल्यूशन बहुत जरूरी है, टू कीप द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, एक और बताता हूं आपको। ये जो डोकलाम क्राइसिस हुआ था, ये क्यों हुआ था? ये डोकलाम क्राइसिस ये था कि सम पीपल अप्रोच द चाइनीज कि आप यहाँ पर ये एक ऐसा मनूवर कर दो, पुट मोदी साहब इन अ पिक्स, उनके इमेज को डिनाइग्रेट कर दो। एंड दैट इज व्हाई योर राहुल गांधी वेंट सरप्शसली, उसमें वो गए वहां पे चाइनीज एम्बेसी में,
ठीक है। उसके अलावा शायद आपके दर्शकों को नहीं मालूम है, उसके अलावा ये था कि दे वांटेड टू पेनिट्रेट दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसके पहले इन्होंने दे हैड ब्राइड सम भूटानीज पॉलिटिशियंस। सिक्किम वाला जो है वो बिकने से इनकार कर दिया था। यहां पर इस डिस्पेंसेशन के बाद बातचीत चल रही थी वेस्ट बंगाल से, और फिर सिलीगुड़ी को कट करके वो सीधे चाइना बांग्लादेश इकोनॉमी राइट इनटू बे ऑफ बंगाल। ये इसका स्ट्रेटजिक रीजन था डोकलाम, कि बैठे रहो डोकलाम में, जैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पेनिट्रेट करेंगे। तो इसलिए भी दिस एरिया विच आई एम मेंशनिंग इज टू सेंसिटिव, strategically too sensitive to be left to the whims of a chief minister of a state। और इसीलिए लोगों की इतनी रुचि जो है ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, रुचि नहीं, आई थिंक ये एक तरह से डू एंड डाई का एक माहौल है वहां वरी है सबके। सर, वरी है। लोग जो राष्ट्रवादी हैं वो डरे हुए हैं कि अगर इस बार ममता आ गई तो ये हाथ से निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया, जो इनकी सिचुएशन है। तो ये है उसका क्या बोलते हैं, कभी भी आपको उसके व्यवहार से, चरित्र से कभी राष्ट्रीयता आपको कहीं झलकती है? कहीं भी एक बार भी आपने कभी कंसिलिएटरी मूव्स देखा है उसको एज फार एज सिक्योरिटी मैटर्स आर कंसर्न? ए फोर्स विच इज गार्डिंग 2000 किलोमीटर ऑफ योर बॉर्डर, उस फोर्स को आप डिस्परेज करते हो, उसको विलेन बनाते हो। आपको तो उनको सर पे उठा के रखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं, क्योंकि वहां से स्मगलिंग होता है कैटल का, और आपको मालूम है कि उसमें कितने लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे, इनका कनेक्शन था। मेजर इलेक्शन फंडिंग वाज फ्रॉम देम। और मैडम आप वो देखोगे ना, वो जो आपको मैं बता रहा हूं, मैं ढाका गया था, वो हमेशा सुबह शाम वो हमेशा कंडेंस मिल्क लाता था चाय के साथ। तो मैंने कहा, उससे पूछा कि कोई सरकारी ही उसमें ठहरा हुआ था कि अरे कंडेंस मिल्क क्यों लाते हैं, यहाँ कोई ये नॉवेल्टी वगैरह है क्या? कहते नहीं साहब, यहाँ दूध इतना महंगा है। बोले क्यों दूध इतना महंगा है? कहता सर ये तो सब गाय को काट के खा जाते हैं लोग। तो वहां पे क्या है मैडम कि यहाँ से, हिंदुस्तान से अगर ये कैटल स्मगल ना हो तो इनका तो ईद ना मने। सर वो बात, अगर आपने लास्ट जब और इलेक्शंस हो रहे थे इतने दर्द, आपने वो वीडियोस देखी थी हिंदुओं से बदला लेने के लिए लास्ट इलेक्शंस में, जब असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, जब हिंदुओं को कई जगह नहीं मारा तो उनकी गाय को जाके गोली मारी है। बेजुबान जानवरों को मार देना गोली से जस्ट बिकॉज आपको हिंदुओं से बदला लेना है। ऐसे मालूम है मैडम ये क्या करते हैं कि ये जब से फेंसिंग लगा है तो ये 100 200 जैसे मवेशी इकट्ठा कर लेते हैं और उनको एक बहुत ही मतलब दर्द वाला इंजेक्शन देते हैं, और वो पागल सा हो जाता है वो दर्द से, और एंड इट ब्रीचेस द फेंसिंग एंड जस्ट क्रॉसेस अक्रॉस। इस तरह का ये, दिस इज द रियलिटी। नाउ डू यू ट्रस्ट दिस विद द चीफ मिनिस्टर? a woman who has made a pact with the ये devil, she cannot be trusted anyhow. Not with the national security, not with the आप people's बताओ, security, not मुझे with anything. मुझे पता नहीं, वो फुटेज मैडम मैं ढूंढ रहा हूँ, निकलता है, आप देखिएगा वो सिंगूर वाले में, सिंगूर वाले में ये नमाज पढ़ रही है, ठीक है। आपको मालूम है कि इस्लाम में नॉन मुस्लिम्स का नमाज पढ़ना
मना है। नोआखाली में जब ये सब हुआ और गांधी जी अपनी टीम लेके वो प्रेयर मीटिंग्स करते थे, तो ये जो इन्होंने ये सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, पीपल द मुस्लिम्स प्रोटेस्टेड कि आपने ईश्वर और अल्लाह को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे खड़ा कर दिया। कुछ लोग वो कलमा वलमा पढ़ते थे, बोला कि नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम के नॉट कलमा नहीं पढ़ सकता। अब आचार्य कृपलानी की किताब पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो हकीकत है ना। तो ये तो नमाज पढ़ रही थी। वो फुटेज निकालिएगा, आप देखिएगा सिंगूर एजिटेशन का, मुझे अभी भी एकदम बिल्कुल ही याद है। सो नाउ यू आर catering to the forces of पाकिस्तान। और इनका कैलकुलेशन बड़ा बड़ा सीधा रहता है कि जो भी है इनकी परसेंटेज 27 है 28 है मुसलमानों की, वो वोट ले लो, बाकी तो कुछ 15% हिंदू तो इधर इधर उधर से मिल ही जाएंगे ना। दैट इज द कैलकुलेशन। और इनको ये नहीं मालूम है कि ये तभी तक तुमको वोट दे रहे हैं जब तक उनका अपना कोई अल्टरनेटिव नहीं निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी है, देखिए। ये फोर्थ फ्रंट का हिस्सा है, ठीक है। सॉरी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फोर्थ फ्रॉम विच आई सेड, नॉर्थ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चर्च, चाइना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसमें इसके सेंटर में है वेस्ट बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल इससे फैसेट से बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। and very important from the point of Islamic terrorism. इस्लामिक And टेररिज्म, हिंदू remember, जिनोसाइड, डेमोग्राफी। और मैं आपको ये कहता है कि ओरिजिनल ओरिजिनल पाकिस्तान एग्जिस्ट है। और आपके दर्शकों को थोड़ा सा और मैं एक बात बता दूं कि अंग्रेज को तो चाहिए था, दे हैड देयर स्ट्रेटजिक कंपल्शंस। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ जा रहे हैं तो हमारा मतलब ये द ग्रेट रशियन गेम का जो नेक्स्ट फेज है, सोवियत यूनियन के खिलाफ कौन इसको कैसे खेलेंगे, तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को क्रिएट कर दिया। अरेबियन सी में तो उनको फुटहोल्ड मिल ही गया था, ठीक है ना। कराची था, ये था वो। अब था यहाँ पे कि ईस्ट पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, एंड दैट इज साउथ ईस्ट एशिया में कैसे मतलब फुटहोल्ड मेंटेन करें। तो ईस्ट पाकिस्तान को इस तरह से क्रिएट किया गया कि ताकि दे हैव अ फुटहोल्ड इन बे ऑफ बंगाल एज वेल। तो जिन्ना बोला कि भाई ये तो यार, तुम बोला देखो ये चिटागोंग पोर्ट ले लो, अभी दे रहा हूं, जब आऊंगा मेरा अच्छे से मेरा स्वागत करना जब भी जरूरत होगा। तो बोला कि मेरे पास तो कोई डेप्थ ही नहीं है इसके सिक्योरिटी के लिए चिटागोंग के। तो बोला चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो। अब वो पूरा वो बुद्धिस्ट एरिया, पाला डायनेस्टी जाने के बाद अगर वो कोई एरिया में वो बुद्धिज्म बच गया था तो वो उस एरिया में था, वो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। अब उन लोगों ने कहा यार हम तो मुसलमान है नहीं। उन्होंने 15 अगस्त को वो झंडा फहरा दिया। 3-4 दिन के बाद बोला गया नहीं 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 नहीं, नहीं वो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, तुमको पाकिस्तान ज्वाइन करना है। 15-20 दिन उन्होंने झंडा नहीं उतारा। और उसके बाद इन्होंने फोर्स यूज किया, बलोच रेजिमेंट को ले आया कहीं से, उससे जबरदस्ती ये किया।
तो ये बताइए कि किस हक से उतर गया है वो। तो इन्होंने अंग्रेजों से मिलके ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश की थी इन्होंने। तभी तो आप ऑब्जेक्टिव देख लो ना, 1906 का जो ऑब्जेक्टिव है जो मुस्लिम लीग का। और क्या केरला का मुस्लिम लीग उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ चुका है? तो अगर यहां भी जिहादी सरकार बन गई, ठीक है, और वहां केरला में भी जिहादी सरकार बन गई, जिस जिहादियों के खोज में राहुल गांधी वहां पर गया था और अभी भी वहां से सांसद है, तो आप समझ जाओ कि ये टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन इंडियन ओशन, क्या इसका असर होगा। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि फिर इन्होंने बे ऑफ बंगाल में फुटहोल्ड के लिए ईस्ट पाकिस्तान को बनाया। और ये जो भाई साहब हैं जिन्ना साहब जो ठेका लिए हुए थे, फिर से याद दिला दूं अपने भाइयों को जो कह रहे हैं ना कि हमारा क्या सिविलाइजेशनल लिंक था शिया ऑफ ईरान के साथ, तो ये वे भी शिया था जिन्ना। तो जिन्ना के पास ये रोहिंग्या भी गए थे, यार हम भी मुसलमान हैं यहीं से गए हैं, हमको ले लो। कहते नहीं नहीं नहीं, ये ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम मैं नहीं ले सकता। तो क्या इस्लाम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे? आप ये बताइए। तो दैट इज वाई, और तभी वो सीटों का मेंबर बना, सीटों का मेंबर बना, ठीक है। और ये बांग्लादेश की जो लड़ाई थी ना मैडम 71 की, वो हमारी लड़ाई नहीं थी, वो सोवियत यूनियन की लड़ाई थी, ये जान लीजिए आप। अगर सोवियत यूनियन की लड़ाई नहीं होती तो हम ये जो 93,000 जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उनको हम ऐसे ही वापस नहीं कर देते, अगर हमारी लड़ाई होती। उसके एवज में हम कश्मीर पे समझौता कर लेते, ठीक है, वो हमारी लड़ाई नहीं थी। पहले पाकिस्तान बनवाया, फिर हमसे पाकिस्तान तोड़वाया। हाँ, तोड़वाने के बाद अब देखिए अब वहां भी पाकिस्तान की गतिविधियां, वही लश्कर ए तोयबा, वही अलकायदा, वही ये, वही जमायत इस्लामी, सब कुछ तो वही है। ये यूनिस क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन ऑफ हाफिज सईद। और इधर आपके ममता बनर्जी। जी। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है भारत के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल सिक्योरिटी और बाकी सारे पॉइंट्स सर ने एलैबोरेट किए हैं। 4 मई को इंतज़ार करते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इट विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, या फिर ममता वापस लौट कर आएँगी। ममता का इस बार लौट कर आना, ये मान लीजिए कि रेड अलर्ट हो जाएगा पूरे भारत के लिए। इट विल बी अ सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे फिर वो 356 लगा दे, प्रेसिडेंस रूल लगा दे, आर्मी बिठा दें। ये बहुत गंदी सिचुएशन में चला जाएगा। लेट्स वेट फॉर 4th ऑफ मई, वहीं से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि व्हिच मैडम डायरेक्शन मैडम में। एक मैडम इसका एक और जो रेमिफिकेशन है, मान लीजिए ये शी एमर्जेस विक्टोरियस, ये क्या कहेंगे, ये तो पूरे ऑपोजिशन के लिए एक मिसाल हो जाएगा। देखा, सेंटर को ठेंगा दिखा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ठेंगा दिखा दिया, मोदी को ठेंगा दिखा दिया, अमित शाह को ठेंगा दिखा दिया। उसके बाद हिंदुस्तान में सब ठेंगा दिखाना शुरू कर देंगे। वो केरला वाला भी ठेंगा दिखाएगा, वो स्टालिन भी ठेंगा दिखाएगा, ठीक है। इसलिए, और वो ठेंगा, पॉलिटिकल ठेंगा से मुझे कोई वो नहीं है। जब कोई उधर कहता है कि मैं सिसीड करना चाहता हूं, कोई कहता है कि जिहादी कुछ नहीं होते, ये अब आप ही ने उस दिन कहा कि आप बताओ, ये मंच में कह रहे कि ब्राह्मण का इसकी माँ ब्राह्मण थी और
बाप जो मुसलमान था, मंच से बोल रही है किसी को इंट्रोड्यूस करियो नेता को, आर यू प्रोपोगेटिंग लव जिहाद? क्या आप ये कर रहे हो? फिर मैंने आपको बता रहा हूं, इसने एक बार एक मंच पे ये पंडित अजय चक्रवर्ती, कौशिकी चटर्जी, राशिद खान, ये सबको ले आई एक स्टेज पे, ठीक है, ये दिखाने के लिए देखो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जितने इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस थे वो सब के सब जबरदस्ती उनको हिंदू से कन्वर्ट किया गया था। आपको मालूम है? उस्ताद विलायत खान ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज राजपूत लीनिएज, ठीक है। अलाउद्दीन खां के पोते आशीष खान, उन्होंने कहा कि बेसिकली आई एम अ हिंदू। हमारे पूर्वज थे आशीष, ये उनका नाम, वो टाइटल लिखते थे देव बर्मन। तो पूरे मुसलमान उसके अगेंस्ट हो गए, वरना इस्लाम में तो संगीत हराम है, और ये तो प्योर सामवेद से निकला हुआ ये संगीत है। तो आप जो बेच रहे हो अपने यहां वो बिल्कुल गलत। देयर नो बायर्स। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो गिव अवे नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।